हेलो दोस्तों, आपको विदित ही है कि रोज़ाना हम 25 क्वेश्चन की सीरीज लगा रहे हैं और इसमें कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन बहुत कठिन भी दे सकती थी, लेकिन मैं एक साइकोलॉजी टीचर हूँ, तो मुझे इस बात का भी आभास होता है कि अगर बहुत अधिक कठिन क्वेश्चन दे दिए गए तो आपके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। और इस समय पेपर के समय आई हुई हीन भावना हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। इसलिए मैं क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो आपका सरल और कठिन दोनों का मिक्स लेवल रखती हूँ। तो आशा रखती हूँ ये आपको पसंद आ रही होगी और आपके कमेंट भी अच्छे से मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों, लाइक अवश्य कीजिए, ताकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और कहना चाहेंगे कि वास्तव में यदि हमारी मेहनत, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद मैं याद दिलाती हूँ, तब आपको याद आता है कि वीडियो शेयर करना चाहिए। मुझे भी पता है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आप तैयारी में इतने संलग्न हो जाते हो कि आपका ध्यान ही नहीं रहता कि वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। इसलिए आज याद दिला देती हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। आइए, आज का हमारा क्वेश्चन है, जो सीरीज चल रही है इसमें हमारा क्वेश्चन है 75 ही क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। दो युग्म दिए गए हैं, एक तरफ शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ प्रत्यय दिया गया है। सही सुमेलित कर हमें आंसर देना है कि बताइए इसमें कौन सा सुमेलित है। कमेंट करके दोस्तों आपको आंसर देना होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। लिखावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आवट प्रत्यय लगा हुआ है। आप सभी जानते हो कि लिखना प्लस आवट क्या होता है, लिखावट होता है। लिखना प्लस आवट लिखावट होता है। और लिखना कैसे है, एक क्रिया शब्द है और क्रिया शब्द में आवट प्रत्यय लगाकर क्या बनाया गया है, शब्द बनाया गया है। तो कैसा है, ये कृदंत प्रत्यय कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, सुमेलित विकल्प हमें देखना है और आंसर देना है। कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उच्च, निम्न, सम, ये क्या है, सुर के भेद कहलाते हैं। यही हमारा सही है। आप जानते हो स्वर और व्यंजन कैसी हैं, खंडे ध्वनियाँ हैं। ये कैसी हैं, आपकी खंडे ध्वनियाँ हैं। ये खंडेतर नहीं है, कैसी हैं, खंडे ध्वनियाँ हैं। तो ये गलत हो गया। मध्य स्वर आ नहीं है आपका। अगर मध्य स्वर देखते हैं तो आ नहीं, कौन सा होता है, मध्य स्वर ए होता है। और इस संवृत स्वर की बात करते हैं तो दोस्तों, संवृत स्वर हमारे ए आई नहीं होते हैं। संवृत स्वर कौन से होते हैं, हमारे ई ऊ। ये हमारे संवृत स्वर होते हैं, जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारा जबड़ा बिल्कुल बंद हो जाता है। बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देखिए। समृद्ध, विवृत, ये जितने भी प्रकार हैं बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं और आशा रखती हूँ आपको भी अच्छे से समझ आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। क्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर आपको नीचे कूट दिया जा रहा है। सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही हैं, देख लीजिएगा, एक बार देखते हैं। पहला क्या कर रहा है, सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल दोस्तों, सकर्मक क्रिया वही क्रिया होती है जिसे कर्म की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा दिया गया कि संयुक्त क्रिया में आवश्यक नहीं कि वह दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हो।
दोस्तों देखिए, संयुक्त क्रिया में यह आवश्यक नहीं कि वह दो या दो से अधिक के मेल से बनी हो, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल संयुक्त का अर्थ होता है दो का जुड़ना, दो का मिलना, और संयुक्त क्रिया तभी बनेगी जब उसमें दो धातु आपस में मिली हुई होती हैं। तो ये हमारा दो गलत हो गया। 3 कहता है नामबोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। चौथा है प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही हमारे हुआ 1, 3, 4 सही है। नीचे जो कूट हमारा दिया गया है कि 1, 3, 4 सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, वाक्य में दिया गया वाक्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। नीचे आपके समक्ष विकल्प दिए गए हैं और फिर कूट दिया गया है। सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। दोस्तों आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर दे दिया होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 और 4 सही है। देखिए 2 और 4 ही सही क्यों है, बाकी गलत क्यों है, एक बार देख लेते हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के नहीं होते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं। रचना का अर्थ होता है बनावट, तो बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति, एक शब्द लिया जाता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ भी बनावट होता है, रचना ही होता है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वाक्य का वर्गीकरण, और उससे संबंधित आप उस वीडियो को देखकर सारी जानकारी अच्छे से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मिश्र वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा देखा जाए तो ये क्या है हमारा, जल्दी से बताइए कि मिश्र वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं या नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, आपको भी पता है स्वतंत्र वाक्य एक ही होता है। स्वतंत्र वाक्य एक ही होता है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अगला है, संयुक्त वाक्य संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं। जो संयुक्त वाक्य होते हैं ये संयोजक या योजक कहें हम, जिन्हें योजक शब्द कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं संयुक्त शब्द। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और किसी भी कंजक्शन से या संयोजक से जुड़े हुए होते हैं, जैसे और, अथवा, या, किंतु, परंतु, इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ये भी हमारा सही है। 2 और 4 सही है दोस्तों। 2 और 4 किस में है, बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, तो कहना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 80 में हमारे समक्ष एक तरफ उदाहरण दिए गए हैं और एक तरफ वाक्य संबंधी अर्थभेद दिया गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य, और इसको सही कमेंट करके आपको आंसर देना है। पहला ही बता दीजिएगा, जैसे राहुल आ गया, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, ये किस प्रकार के वाक्य हैं। दोस्तों देखिए मैं इनमें से ही बताती हूँ। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, ये वाक्य कैसा है, आपका संकेतवाचक वाक्य है। याद रखिए कि एक ही क्रिया जब दूसरी क्रिया पर आधारित होती है या निर्भर करती है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद राहुल आ गया, तो ये संदेहवाचक वाक्य आपका नहीं है, आप जानते हो। तो आगे विकल्प हम देखते हैं एक बार इसके। देखिए आगे क्वेश्चन ये और भी दिए गए हैं और इनके विकल्प भी दिए गए हैं, तो
सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है, आंसर दीजिए। दोस्तों आप सभी जानते ही हो कि जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमने पहले ही देख लिया था कि जो सेकंड था उसका कौन सा सही था, ए। तो सेकंड में ए सिर्फ एक के अंदर ही हमारे पास ए में, और ए में है तो आंसर भी एक ही हो जाएगा। वैसे ये वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं वो सभी प्रकार आपको बताए गए हैं। इसमें बस एक थोड़ा सा बताने का है, जो हमें विधिवाचक वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिए। विधिवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो विधि के विधान के अनुसार संपन्न होते हैं, जो विधि के विधान के अनुसार संपन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी तत्पुरुष के अनुसार उनमें संबंधित उदाहरणों का सही क्रम होगा। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है दोस्तों, आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जनप्रिय की, तो जो जनप्रिय है यह जन को प्रिय, और को कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। फिर है प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, तो कौन सी हो जाएगी, से तृतीया हो गई। फिर युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास कौन सी हो गई, चतुर्थी हो गई। युद्ध के लिए अभ्यास, तो चतुर्थी हो जाती है। और जन्मांध, जन्म से अंधा, कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी आपकी, से पंचमी होती है। सही आंसर हो जाएगा डी। कारक के आधार पर दिया गया क्वेश्चन है, सभी समझ पाए होंगे। जो कारकीय तत्पुरुष होते हैं वो द्वितीय विभक्ति से ही शुरू होते हैं आपके, और सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। इसमें अष्टमी विभक्ति और प्रथमा विभक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और क्रमधारय समास के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। सभी ने देख ही लिया होगा। देखो सबसे पहले हमें देना था, सही आंसर हमारा बी होगा, बहुव्रीहि। दो बहुव्रीहि समास का कौन सा है, चंद्रशेखर, जो चंद्र है जिसके शिखर पर, है ना, चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास है। फिर है द्वंद्व, द्वंद्व में देखते हैं तो क्या है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, है ना, शीत और उष्ण दोनों मिलकर शीतोष्ण बन जाता है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। सप्तर्षि, सप्त ऋषि, सप्तर्षि क्या होते हैं, सप्त ऋषियों का, 7 ऋषियों का समूह क्या कहलाता है, सप्तर्षि कहलाता है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। फिर है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषोत्तम कौन होता है, जो पुरुषों में उत्तम होता है, तो ये विशेषता दी गई है पुरुषों में, पुरुषोत्तम की, कि पुरुषों में उत्तम है पुरुषोत्तम, तो ये क्रमधारय समास हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है। एक तरफ सूची 1 में कारक दिए गए हैं, सूची 2 में प्रसर्ग दिए गए हैं। सही कारकों को उनके प्रसर्ग के साथ, प्रसर्ग को, कारक विभक्ति को ही दोस्तों प्रसर्ग कहा जाता है। तो सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए।
दोस्तों मानती हूँ ये जो क्वेश्चन है आपका ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, और लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार अवश्य कमेंट करके आंसर दे दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। एक तरफ संज्ञा दी गई है और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। सही विकल्प का सही मिलान करके नीचे कूट दिया गया है। कूट का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। आप सभी जानते हो जातिवाचक संज्ञा कौन सी हैं? मकान है, नगर है, जेब्रा है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के चतुरता है, बैर है, प्रशंसा है, ये सभी भाव होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगी? आपकी लकड़ी आ जाएगी, ऊन आ जाएगी, प्लास्टिक आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? आपका समिति है, संघ है, कुंज है, ये सभी समूहवाचक में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 85 है। नीचे दिए गए कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण हैं? संख्यावाचक विशेषण देखकर आपको निकालना है, जल्दी से निकालिए। आप सभी जानते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी बेहद आसान था। आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 कि इकहरा है ना, दोहरा, प्रत्येक, 5 5, ये सभी क्या हैं? आपके संख्यावाचक हैं। इसमें अगर देखा जाए कि थोड़ा और कुछ, ये कैसे हैं? थोड़ा और कुछ कैसे हैं? आपके अनिश्चयवाचक हैं। और कैसे हैं? थोड़ा आटा और कुछ शहद, ये आपके कैसे हैं? संख्यावाचक नहीं है। कैसे हैं ये? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हैं, याद रख लेना। 1 लीटर और 3 किलो, ये भी कैसे हैं? परिमाणवाचक हैं। परिमाणवाचक ऐसे विशेषण होते हैं जिनको मापा और तोला जा सकता है, लेकिन जिनको गिना जा सकता है वो संख्यावाचक कहलाते हैं। दोनों के दो दो रूप होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 86 हमारे सामने। तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, यह बहुत बुरी बात है। तुम्हें नहीं पता वह लड़का अच्छे स्वभाव का है। उपयुक्त उपर्युक्त में दिए गए विशेषण हैं। इसमें कौन कौन से शब्द विशेषण शब्द हैं वो छांटकर आपको सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर सभी ने दे ही दिया होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। 2 और 4 ये आपके क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। देखिए 2 में है अंधा, आप जानते हो विशेषण है। बुरी, ये भी विशेषण है। 4 में देखिए वह और अच्छे। दोस्तों वह सर्वनाम होता है, लेकिन आप सभी जानते हो एक विशेषण का भी एक प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वह लड़का, ये जो वह है ये लड़के के साथ आया है, लड़के से पहले आया है, तो यह आपका विशेषण होगा, सर्वनाम नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन विशेषण संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक व निजवाचक सर्वनामों से संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए।
दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप, जो, कोई, खुद, ये सभी क्या है? देखो, आप है, ये आपका है, पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हो। ये एक उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। तो जो आप होता है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है आपका। जो, सो, ये सभी कैसे होते हैं? संबंधवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक है, कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक होते हैं। निजवाचक है, खुद है, स्वयं है, अपने आप है, ये सभी निजवाचक होते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आप जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वह, वे, ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके? ये अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं या फिर प्रथम पुरुष सर्वनाम इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 89 का, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। त्रैमासिक और निरोग हैं, ये परिमाणवाचक नहीं होते हैं। जो त्रैमासिक होता है ये काउंटेबल होता है, तो ये संख्यावाचक होता है, आपका परिमाणवाचक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, दिए गए उदाहरणों में संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। ये वाक्य आपके समक्ष दिए गए हैं, नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। आप सभी जानते हो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1, 2 और 4। देखिए पहला हमने कहा, क्वेश्चन पूछा गया दिए गए उदाहरणों में संयुक्त वाक्य है। दोस्तों संयुक्त वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? जो 2 स्वतंत्र वाक्य जो किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, किसी भी योजक से या संयोजक से जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। पहला है, शीला कमरे में आ गई, पूर्ण वाक्य है आपका। दूसरा दिया, सो गई, ये भी पूर्ण वाक्य है। और से जोड़ दिया, और क्या है? एक कंजक्शन है आपका, एक योजक शब्द है, और से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा है, रवि आज घर पर था, इसलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य कर लिया। रवि आज घर पर था, इसलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य पूरा कर लिया। तो दोस्तों रवि आज घर पर था पूर्ण वाक्य है आपका, और आज उसने अपना सारा कार्य कर लिया, गृह कार्य कर लिया, ये भी पूर्ण वाक्य है। और इसलिए आपकी कंजक्शन है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तीसरा देखिए कि रवि ने बताया कि जंगल में तेंदुआ घूम रहा है। रवि ने बताया कि जंगल में तेंदुआ घूम रहा है। तो दोस्तों रवि ने बताया, और ये जो की लगा हुआ है ये एक निपात है, और निपात से जुड़ने वाले जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त नहीं होते हैं। वैसे भी कि जो जंगल में तेंदुआ घूम रहा है ये स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन रवि ने बताया कि ये एक निर्भर वाक्य है। क्या बताया? ये निर्भर करता है किसके ऊपर? आगे वाले पे। तो ये एक निर्भर वाक्य है, आश्रित वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य कहेंगे, तो ये हमारा संयुक्त नहीं है। अगला है, आज वर्षा हो रही है।
और रवि भी घर आ रहा है। तो देखिए पूरा वाक्य है, आज वर्षा हो रही है, एक पूरा वाक्य है। रवि भी घर आ रहा है, ये भी एक पूरा वाक्य है। और से जोड़ दिया, कंजक्शन से जोड़ दिया, तो ये भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 1 2 4 सही है। 1 2 4 किस में है, बी में है। हमारा आंसर हो गया बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। दोस्तों आप जानते हो कि जो प्रेरणार्थक की क्रियाएं होती हैं वो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाने का बोध होता है। तो जैसे कहा पिटवाना, पहला देखो, पहला है भस्म करना। तो भस्म करना तो स्वयं के द्वारा ही होता है ना। भस्म कराना होता तो किसी दूसरे के द्वारा, लेकिन करना स्वयं के द्वारा है, तो ये प्रेरणार्थक नहीं है। कह रहा है पिटवाना, पीटा, पीटा होता तो स्वयं के द्वारा, लेकिन पिटवाया या पिटवाना किसी दूसरे के द्वारा संपन्न करवाना होता है। फिर है गरमाना। तो गरमाना दोस्तों कैसी है, नाम धातु है, ये गर्म से बनी थी, क्या, गरमाना। तो ये भी आपकी प्रेरणार्थक नहीं है। तीसरे दिया कटवाना, काटा तो स्वयं और कटवाया या कटवाना किसी दूसरे के द्वारा संपन्न करवाना होता है। तो दोनों की दोनों 2 और 4 आपके क्या है, आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही कैसी हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। किसी एक की प्रेरणा से कोई दूसरा क्रिया को संपन्न कर रहा है। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है निम्न में कौन से युग्म सही हैं। दोस्तों पहले 2 ही दिखाई दे रहे हैं, हम 2 को ही देखते हैं। कह रहा है लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण है हमारा र, बताइए सही है या गलत है। और पार्श्विक वर्ण है ल, तो बताइए सही है या गलत है। दोस्तों आप जानते हो र क्या है, एक लुंठित वर्ण है। इसका उच्चारण करते समय जीभा लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, ल होता है, क्योंकि ल का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दोनों परसों से ऊपर उठ जाती है और प्राणवायु दोनों साइडों से निकल जाती है, इसलिए ये पार्श्विक कहलाता है। आगे देखिए। आगे इसके विकल्प दिए गए हैं हमारे समक्ष। उच्छिप्त वर्ण ढ, उच्छिप्त वर्ण कौन सा है, ढ। तो दोस्तों बताइए सही है या गलत। और नासिकीय वर्ण ट, तो इनमें आप निर्धारित कीजिए कौन सा सही और कौन सा गलत है। और विकल्प आपके समक्ष कूट दिया गया है, कूट के आधार पर आंसर चुनिए। दोस्तों आप जानते हो कि 3 हमारा सही है। उत्क्षिप्त वर्ण ढ है, एक अड़ और एक ढ, ये दोनों उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। और नासिकीय वर्ण की बात करते हैं तो जो नासिकीय वर्ण है वो ट नहीं होता है आपका। नासिकीय वर्ण कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिकीय कहलाते हैं। तो जो ट है ये हमारा पंचम वर्ण नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। हमें एक तरफ परिभाषा दी गई है और एक तरफ संबंधित शब्द दिए गए हैं। सही चयन करके हमें आंसर देना है। दोस्तों ये आपकी समक्ष परिभाषाएं हैं, इसके बाद मैं आपको कूट दिखाती हूँ। आप इस सही का चयन करके पहले जो परिभाषाएं दी गई हैं, दोस्तों थोड़ा सा बारीक हो गया क्योंकि ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, इसलिए आप ये सभी एक बार देखें उसको और देखकर फिर आगे मैं आपको कूट दिखाती हूँ, फिर चयन करें। दोस्तों देखिए सही विकल्प आपने चयन कर लिया, कौन सा सही है और कौन सा गलत। अब आपके इसका कूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका कूट है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप सभी जानते हो
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे समक्ष दिया गया है। यहाँ भी सूची 2 दी गई है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प का चयन कीजिए। जानते हो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, रवि इसी पार्क में खेलो कैसा है? आज्ञावाचक वाक्य है। वह शादीशुदा है भी या नहीं कैसा है? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। आपका जीवन सफल हो कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक है। वाह, हम तो मैच जीत गए, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? विस्मयवाचक या विस्मयबोधक वाक्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहले आपके समक्ष 3 दिए जा रहे हैं। इन 3 विकल्प को देखकर बताइए क्या इनमें कोई सुमेलित है या कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजा की पत्नी आज बीमार है। संबंध बोधक कारक, संबोधन कारक नहीं है। हे, अरे, ओ होता है संबोधन का जो कारक का जो उपसर्ग होता है, तो ये हमारा संबोधन कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 हमारे समक्ष दिया गया है। सॉरी दोस्तों, 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास। आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पैराग्राफ पर आधारित हैं। तो कहना चाहूँगी कि इन क्वेश्चन की सीरीज को मैं यहीं रोकना चाहती हूँ। पैराग्राफ आप पढ़ के इसके आंसर अच्छे से दे सकते हो, तो इस सीरीज को मैं यहीं रोक रही हूँ। लेकिन दोस्तों, अवश्य मुझे बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस या अभ्यास कैसा लग रहा है। ये सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये अभ्यास ही आपको कैसा लग रहा है। अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो इस अभ्यास को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सीरीज ये लेकर आते हैं। यदि ये उपयोगी नहीं है तो फिर हम यहीं इसको बंद करके कुछ और सोचते हैं। तो दोस्तों, एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि ये आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आपको ये भी बताना होगा कि आपके लिए उपयोगी कौन सा चैप्टर होगा जिसको लेकर हम आए। तो अवश्य कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।